आज हिंदी साहित्य में सुनिए देश के शीर्ष कथाकारों में शामिल वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर उर्मिला शिरीष की लिखी हुई कहानी मैं उन्हें नहीं जानती। ये कहानी उनके सद्य प्रकाशित कहानी संग्रह मैं उन्हें नहीं जानती से सुनाई जा रही है। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मेरी और उनकी उम्र में 15 वर्ष का अंतर है। बचपन में उन्होंने यानी मेरी जिया ने मुझे स्कूल में दाखिला दिलाया था। जिया मुझे छोड़ने स्कूल जाती थी। छुट्टी होने के 10 मिनट पहले ही वे स्कूल के गेट पर आकर खड़ी हो जाती थीं। मेरे बाहर आते ही मेरा बैग स्कूटर की डिग्गी में रखकर मुझे पीछे बैठाकर क्लास में क्या क्या हुआ है पूछती हुई जिया भीड़ में से गलियों को पार करती घर आती। स्कूटर से 1-2 लोगों को टक्कर मारना, उनके तंज सुनना और अपनी तरफ से नसीहत देना उनके रोज़मर्रा के व्यवहार में शामिल था। मैं हाथ मुंह धोकर आती तब तक वे मेरी थाली लगा देती। मेरा खाना ख़त्म होते ना होते वे बस्ता खोलकर होमवर्क देखती। आंखें बंद करो, उनका आदेश होता। मैं आंखें बंद कर लेती। जिया कॉपी किताब के पन्ने खोल कर रख देती। 1 घंटा पढ़ाने के बाद वे मुझे छोड़ देती। जाओ खेल कर आओ, बगीचे से बाहर मत जाना, समझी? वे ताकीद करती। इस बीच जिया के बहुत सारे काम होते। भाई को पढ़ाना, उसका होमवर्क करवाना, मम्मी के लिए दूध वाली चाय बनाना, फिर पापा के पास बैठकर सारे दिन का हिसाब किताब देखना। हर रविवार वे मुझे लेकर डेंटिस्ट के पास जाती, मेरे टेढ़े मेढ़े दांत सीधे करवाने के लिए। जिया स्वयं की पढ़ाई देर रात में करती और सुबह उठकर वे घूम घूम कर अपना पाठ याद करती। जिया की शादी के समय मेरी उम्र लगभग 12 वर्ष रही होगी। उनके सुनहरे रंग के बालों को देखकर मैं विदेशी लड़कियों की कल्पना करती। उनके गुलाबी गालों को देखकर मैं राजकुमारियों की छवि गढ़ती। मैं डॉक्टर को देखकर मन ही मन प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, जिया की शादी इन्हीं डॉक्टर के साथ हो जाए जो बहुत ही हैंडसम थे। उनका बातचीत का ढंग निराला था। वे जिया को एकटक देखकर मुस्कुराते रहते थे। मुझे नहीं पता था कि वे शादीशुदा थे या उम्र में बड़े थे या उनके साथ रिश्ता हो भी सकता था या नहीं। मैं तो एक राजकुमार की शादी एक राजकुमारी के साथ होते देखना चाहती थी। जिया के लिए ऐसा ही राजकुमार होना चाहिए। मुझे जाति, कुल, गोत्र और बाकी चीज़ों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, जिसकी चर्चा अक्सर पापा और भैया किया करते थे। मैं धीरे धीरे उदास होने लगी थी, ये सोचकर कि मेरी राजकुमारी जैसी जिया को कोई भी लड़का आकर ले जाएगा। और हुआ भी वही। 1 साल बाद जिया की शादी हो गई। अब तक मेरे टेढ़े मेढ़े दांत भी सीधे हो गए थे। मेरी आंखों पर चश्मा चढ़ गया था, जो उन दिनों लड़के वालों से छुपाया जाता था। मैं स्कूल पास करके कॉलेज में आ गई थी। हम बहनों ने अपने अपने रास्ते पकड़कर चलना शुरू कर दिया था। जिया बीच बीच में आती रहती थी, क्योंकि बाकी बहनों की पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी उन्हीं को उठानी पड़ रही थी। जिया पापा और भाइयों के पीछे पड़ी रहती कि हम सबको संपन्न परिवार मिलना चाहिए। कोई दुख था जो उनके भीतर पल रहा था, पर पापा ने कभी उनसे नहीं पूछा कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें किसी बात की कमी तो नहीं है। जीवन अब कठिन संघर्ष भरे रास्तों पर चल पड़ा था। पति, ससुराल, नौकरी और सबकी सेवा का दायित्व तो मेरे ऊपर आ पड़ा था। मैं अपनी ससुराल में सबसे अलग थी। सांवली, दुबली, पतली, पर मेरी देह का आकर्षण सबको खींच लेता था। मेरी देह मूर्तियों की तरह तराशी हुई थी, पर मेरी ससुराल में गोरे रंग का आकर्षण था। मुझे मेरे पति ने आदिवासी लड़कियों की श्रेणी में डाल दिया था। मेरा पति मुझसे दूर दूर भागता, मेरी खिल्ली उड़ाता। मैं रोती थी, शिकायत करती थी, तब जिया मुझे समझाती थी। जिया भाइयों को डांटती कि मेरे लिए कुछ अलग से किया जाए, पर सब चुप थे, दाएं बाएं देखते हुए। जिया ने मेरे पति को डांटते हुए कहा था, अगली बार तुमने संध्या को उसके रूप रंग को लेकर कुछ कहा तो समझ लेना। अपनी घटिया सोच अपने तक रखो और उसका रिस्पेक्ट करना सीखो। लेकिन मेरा पति गालियाँ देता, कुछ कहने पर मुंह दबा देता। तब जिया ने आकर पुलिस में शिकायत की थी। मैंने अपना बुटीक खोल लिया था और अलग रहने लगी थी। जिया के लिए ये घटनाएं छोटे मोटे तूफान की तरह आती और चली जाती, लेकिन जब जिया बीमार पड़ जाती तब किसी को पता तक नहीं चलता।
उनके अपने पति के साथ झगड़े हो जाते तब भी वे किसी से कुछ न कहती। हम सब केवल अपनी समस्याएं उन्हें बताते रहते, उनको जब चाहे सो फ़ोन करते रहते। हम सबकी नींद तो तब उड़ी जब पता चला कि जिया को हार्ट अटैक आ गया है और उनकी सर्जरी होनी है। हार्ट अटैक क्यों? वर्षों का अंतराल पलों में सिमट कर गुब्बारा बन गया था। मैं रो रही थी। क्यों मैंने इतने वर्षों में नहीं पूछा कि जिया आपका जीवन कैसा चल रहा है, आप इतनी भागदौड़ क्यों करती हो? मैं कितनी स्वार्थी थी, उनके भीतरी जीवन से अनभिज्ञ। वे हॉस्पिटल में एडमिट थीं, चारों तरफ जैसे नलियां ही नलियां लगी थीं, हाथों में, गले में, नाक में। उनका शरीर फूल गया था, हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। वेंटिलेटर पर थी जिया, मेरी जिया। मैं भपक कर रो रही थी। माफ़ कर दो जिया, हम पास होकर भी कितने दूर थे आपसे। पागल हो क्या, रो रही हो? अब वे खतरे से बाहर हैं, मौत के मुंह से निकल आई हैं। ठीक तो हो जाएंगी। क्यों हुआ ये सब? हम सबकी चिंता में डूबी जिया ने पूरा जीवन ही हम लोगों के लिए लगा दिया था, लेकिन हम उन्हें नहीं जान पाए कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। उनके बाहर के जीवन को देखकर खुश हो जाते थे कि जिया सबसे ज़्यादा सुखी हैं। अभी ये बातें करने का समय नहीं है। तो कब करेंगे, कब समझेंगे? हम सब अपने गांव जा रहे हैं। कहते हैं हमारे पूर्वज वहीं पर हैं। पुश्तैनी मंदिर में कोई अदृश्य दिव्य शक्ति विराजमान है जो मेरी जिया को ठीक करेगी। जिया के नाम से महामृत्युंजय का जाप करवा रहे हैं। जिया जी बात बात पर रो रहे हैं, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। जिया को होश आ गया था, उनके दांत ही दांत दिख रहे थे, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी। जिया जी उनके सिर पर हाथ फेर रहे हैं। तूने तो डरा ही दिया था रे, प्राण भर नहीं निकले बस। वे फिर रोने लगे थे। जिया ने उनके हाथों को जोर से पकड़ रखा था। उनका बेटा और बेटी दूर खड़े सुबक रहे थे। माँ, आप ठीक हो जाओ, हम लोग आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कुछ दिनों बाद जिया को घर लाया जा रहा था। सामान की लिस्ट तैयार हो रही थी, लोगों की ड्यूटी लगाई जा रही थी, कब कौन उनके पास रुकेगा। सबको अपने अपने घर लौटना है, सबके अपने अपने काम हैं, घर गृहस्थी और बच्चे हैं, लेकिन अभी तो उन्हें कोई अपना ही चाहिए। हम लोग 15-15 दिन बांट लेते हैं, दिन, हफ्ते, घंटे और प्रहर तक बांट लेते हैं। मतलब क्या जिया ने हम सबके लिए अपने दिन बांटे थे? जैसा उन्होंने मेरे लिए किया था ठीक वैसा ही बाकी भाई बहनों के लिए किया था, लेकिन हम उनके लिए समय बांट रहे हैं। लानत है हम सब पर। जिया समझ गई थी। जिया उड़ती चिड़िया के पर पहचान लेती हैं। वे हल्के से मुस्कुराईं। उनकी मुस्कुराहट में वात्सल्य का भाव था। क्या रेडियो लगा सकती हो? कारवां मेरे सिरहाने रख दो, मैं धीमी आवाज़ में गीत सुनती रहूँगी। उनके सिरहाने रेडियो रख दिया। वे सुबह उठकर भजन, कोई मंत्र या प्रार्थना सुनती, धीमे धीमे खुद भी गुनगुनाती। क्या जिया गाती थी? उन्हें गाना पसंद है? कितनी मधुर आवाज़! हमने कभी क्यों नहीं सुना कि वे गुनगुनाती हैं। जिया के लिए चाय बनाकर, मखाने भूनकर जब तक मैं लाती तब तक वे अपने बाल संवार कर, चेहरे पर क्रीम से मालिश करके अखबार पढ़ने बैठ जाती। मैं अखबार हटाते हुए कहती, जिया आंखों पर जोर पड़ेगा, स्ट्रेस वाली कोई खबर नहीं पढ़नी है। क्या क्या घटित हो गया है दुनिया में, देखो मैं अनजान ही रही। क्या जानना चाहती हैं? बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है? युद्ध तो सब चाहते हैं, शांति के लिए कोई प्रयास कर रहा है क्या? ज़िंदगी कितनी अमूल्य होती है, पर इसके बारे में सोचेगा कौन? हजारों लाखों जिंदगियां इन महाशक्तियों की सत्ता लिप्सा में वर्चस्व और अहंकार के कारण खत्म हो रही हैं, और इनको मतलब नेताओं को खरोच तक नहीं आती। बकवास बकवास चल रही थी जिया। अब आपको बाहर की नहीं, भीतर की, वो भी अपने भीतर की दुनिया देखनी है। बिना बाहर से जुड़े अंदर कैसे मजबूत बनाया जा सकता है खुद को? जिस समय ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे, मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मैं जीना चाहती हूँ, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। और तभी मैं एक महाशून्य में चली गई। मुझे 6-7 डॉक्टर और उनके बीच में पापा खड़े नज़र आ रहे थे। मैं सबकी आवाज़ें सुन रही थी, पर मैं बोल नहीं पा रही थी। जीवन वापस मिला है तो उसके हर पल की इज्जत करनी चाहिए।
ये कैसे निर्मम हाथ होते हैं कि जिंदा लोगों की गर्दनें काट देते हैं। ना उनके हाथ कांपते हैं, ना रूह, ना उन्हें डर लगता है, ना उनके मन में दया उमड़ती है। जिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं उनका चेहरा देखती रह जाती। जिया, आप कहाँ जाने का प्रोग्राम है? मथुरा, वृंदावन या किसी समंदर के किनारे? इतनी गर्मी में? गर्मी ठंड क्या होती है, जाना है तो जाना है। मौसम हमारे भीतर उतर आते हैं। वे बैग जमाने लगती। उनके बैग में हर वो चीज़ होती जो सफ़र में होनी चाहिए। साथ में होती डायरी, पेन, कुछ किताबें। मैंने देखा वे दूर गली मोहल्ले को, मंदिरों को, सड़कों को बारीकी से देख रही हैं। जैसे ही वे टैक्सी में बैठती, टैक्सी वाले से उनका वार्तालाप शुरू हो जाता। बातचीत की शुरुआत होती स्थानीय राजनीति से। कौन सी पार्टी क्या क्या काम कर रही है, क्या उनकी उपलब्धियां हैं, जनता के साथ उनका कैसा तादात्म्य है। मैं सुनती रहती। टैक्सी वाला उनके साथ ऐसे घुल मिल जाता कि राजनीति से लेकर परिवार और बच्चों के बारे में सारी जानकारी अपने दुख सुख उड़ेल देता है। आप भी किन लोगों से बात करने लगती हो? बोर नहीं हो जाती हो इनकी बातें सुनकर? यही तो असली लोग हैं, ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। देखा नहीं कैसे अपनी परेशानियां शेयर करते हैं। हमें भारत को, किसी प्रांत को और उसके शहर को जानना है तो वहाँ के लोगों से बात करके देख लो, शहर की नब्ज़ पकड़ में आ जाएगी। आपको डर नहीं लगता? इन लोगों से कैसा डर, बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाने के जुगाड़ में लगे रहते हैं। फिर भी कभी कुछ गलत, बेईमान, धोखेबाज और चोर निकल आते होंगे। हम उनसे भी निपट लेते हैं, जिया हंसकर कहती। जिन जिया को हम घर में एक सामान्य सी कामकाजी महिला समझकर राय देते रहे, उन्हें कदम कदम पर समझाते रहे, वो जिया तो कुछ अलग ही निकली। जिया, आपको तो राजनीति में जाना चाहिए था। सचमुच जाना चाहिए था। मुझे राजनीति में गहरी रुचि थी। मैं भाषण देने में बहुत तेज थी। पर पापा का अनुशासन इतना सख्त था कि किसी लड़के से बात करना तक गवारा नहीं था। अपनी ज़िंदगी केवल दूसरों के अनुसार जीना, ये भी एक अभिशाप है। क्या आपने स्वयं को दबाया था? आपकी पसंद का ख्याल रखा गया था? छोड़ो भी पुरानी बातें। लेकिन अपने परिवार में जो कुछ होता आया था, उसके खिलाफ जाकर हमेशा काम किया था। मुझे इतने विरोधों का ही नहीं, बुराइयों का सामना करना पड़ता था कि कई बार तो लगता था कि मैं अच्छा कर रही हूँ या बुरा। तुम लोगों को पढ़ाना अच्छा ही था, तुम लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना और भी ज़रूरी था, तुम सबकी शादी के लिए लड़ाई और बहस करना भी ज़रूरी था। बस वही सब बातें कहती थी कि लड़कियों के पास अपनी पावर होनी चाहिए, उनके नाम कोई ना कोई संपत्ति होनी चाहिए, पिता के घर में उनका सम्मान होना, उनके अस्तित्व का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन तब उनको ये बातें हमारी मुखियाहट लगती थीं कि हम तुम लोगों की मुखिया बनकर अपने आप को बड़ा साबित कर रहे हैं। आप इतनी बातें सुनती रहीं, विरोध सहन करती रहीं और हम लोगों को पता तक नहीं चला। पता होना ज़रूरी है क्या? और क्या क्या होता था? जिया कोई यकीन नहीं करेगा कि हम 37 साल में पहली बार साथ में रह रहे हैं। समय पंख लगाकर उड़ गया और हमारी उम्र भी निकल गई। संपत्ति के झगड़े, पिता पुत्र के झगड़े, उन्हीं में उलझ कर रह गए और हम अपने सबके अस्तित्व के लिए बहस करते रहे। जिया का एक नया रूप हम सब देख रहे थे। इन झगड़ों ने हमें 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक ग्रुप हमसे नफरत करता था और दूसरा थोड़ी बहुत पूछ परख रखता था, पर हम किसी के साथ भी खड़े न रह सके। जिया का बैग तैयार था। हम जिया को एक पल के लिए नहीं छोड़ना चाहते थे। हम सब भाई बहनों के 20-25 बरस केवल अपने अपने परिवारों के बीच सिमट कर रह गए थे। हर कोई एक दूसरे से अपनी बातें छुपाकर, पतियों की झूठी प्रशंसा करके अपने से ज़्यादा उनका महत्व बनाए रहे, जबकि हमारे जीवन में गहरी खाइयाँ थीं। दिन भर हम लोग मंदिरों में घूमते रहे, शाम को सड़कों पर और रात में रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए हमारा दिन बीता। जिया की तार्किक बुद्धि किसी भी बात को आसानी से स्वीकार नहीं करती थी। मंदिरों में घूमते हुए वे वहाँ के वास्तुशिल्प से जितनी प्रभावित होती, व्यवस्थाओं और भीड़ से उतनी ही त्रस्त और नाराज़। और दूसरे दिन जो हुआ वो मेरे लिए अकल्पनीय था। हम लोग मंदिर गए, फूलों की डलियाँ हमारे हाथ में थी। प्रसाद चढ़ाइए, जिया ने कहा। चढ़ा तो दिया है, बोर्ड पर देखिए। बोर्ड पर प्रसाद और उसकी राशि लिखी थी। हमारी जो श्रद्धा होगी हम वही देंगे।
जिया दे दो ना, कौन बहस करेगा इन लोगों से। जिया ने 500 रुपये दे दिए। आप भी तो दो, पंडित मेरी तरफ देखकर बोला। बस हो गया, हम साथ में हैं सगी बहनें। अलग अलग प्रसाद चढ़ेगा। पंडित ने मेरा हाथ पकड़ा और पीठ पर हाथ फेरने लगा। सौभाग्यवती रहो। पति का क्या नाम है? उनके नाम पर भी प्रसाद चढ़ा दो। छोड़िए, उनका हाथ छोड़िए। कोई ज़बरदस्ती है? आप दबाव क्यों डाल रहे हैं? जिया ने मेरा हाथ पकड़ा और खींचकर बाहर ले आए। रसीद ले लो, बाहर प्रसाद मिलेगा। ले लो जिया। हम निकले तो 4 पंडित एक लाइन में बैठे थे, गोरे चिट्टे हट्टे कट्टे पंडित। जिया ने पर्ची दिखाई और प्रसाद मांगा। कहाँ से आई हैं? छत्तीसगढ़ से। आपके बच्चे कितने हैं? 2। क्या करते हैं? नौकरी। अच्छा कमा लेते होंगे? भगवान की कृपा है। लाइए प्रसाद दीजिए। जल्दी क्या है प्रसाद की? हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो जा, तुझे बहुत जल्दी है ना, अब तेरा प्रसाद ट्रेन में ही मिलेगा। पंडित की भाषा सुनकर जिया स्तब्ध सी रह गई। उसका धूर्तता से भरा चेहरा देखती रह गई। ये किस तरह की बात कर रहे हो? कैसे कर रहे हैं? क्या हमने गालियाँ दी? पंडित चिढ़कर बोला। गालियों से ज़्यादा अभद्र भाषा बोल रहे हो। सुन बुढ़िया, ज़्यादा जवान मत चला हमारे सामने। ये तमीज़ से बात करो, समझे? पंडित होकर ऐसी भाषा बोलते हो? बोलते हैं, बता क्या कर लेगी? शिकायत, पुलिस में शिकायत कर दूंगी। जा कर दे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो 30-35 साल का गोरे रंग का युवक चंदन का टीका लगाकर अपनी उपस्थिति और भाषा से हम 2 महिलाओं को आतंकित कर रहा था। जिया नंबर डायल करने लगी कि उस पंडित नुमा गुंडे ने उनका हाथ पकड़ लिया। यहीं गड़वा देंगे तुझे, समझी? बहुत स्मार्ट बनती है। जिया स्तब्ध। क्रोध से उनका चेहरा तमतमा उठा। तूने हाथ पकड़ा? इतनी हिम्मत? सीधी सादी दिखने वाली जिया ने एक जोर का तमाचा उसके गाल पर दे मारा। तब से बदतमीजी किए जा रहा है, गंदी भाषा बोल रहा है। अंदर बैठे ये गुंडे भगवान के नाम पर अश्लील हरकतें कर रहे थे। मंगल भोग, बाल भोग, धागा बंधवाना, लूट मचा रखी है। इतनी दूर से भगवान के दर्शन करने आए हैं, पर यहाँ तो घेर कर पैसा लूट रहे हो, डरा धमका रहे हो। चारों तरफ से लोगों ने हम लोगों को घेर लिया था। मैं जिया का हाथ पकड़कर वे बाहर घसीट रही थी। पंडित बना वो गुंडा गाल को सहलाते हुए दांत मिसमिसा रहा था। तू जिंदा नहीं जा सकेगी, वो धीमी आवाज़ में बोला। क्या करेगा? हत्या करवाएगा? हमला करवाएगा? करवा। ये देख वीडियो, न्यूज़ चैनल को भेज रही हूँ। उसके साथ बैठे 3 और तिलकधारी युवक उसका हाथ दबाकर चुप रहने का इशारा कर रहे थे। अब तक पुलिस आ चुकी थी। जिया बोली, देखिए कितनी ज़ोर से मेरा हाथ मरोड़ दिया। ज़बरदस्ती पैसे छीन रहे हैं। पहले अंदर आने वाले पंडितों ने घेर लिया, बाहर आए तो इन चारों ने। सर, हम लोग दूसरे राज्य से आए हैं, केवल प्रसाद मांगा था। जितनी श्रद्धा है उतना ही तो पैसा दे पाएंगे। और ये मेरी बहन का हाथ पकड़कर पीठ पर लगातार हाथ फेरकर पर्ची कटवाने की जिद कर रहा था। मैं तो सभी के पास शिकायत भेजूंगी, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, सभी को। सबके सब दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। जब जिया बाहर निकली तो एक लड़का दौड़ता हुआ आया। बहन जी, आपने बहुत अच्छा किया जो इनकी औकात दिखा दी। ये लोग ऐसे ही सबको परेशान क्या टॉर्चर करते हैं, गालियाँ देते हैं। आप कौन हो? मैं यहीं रहता हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप फूलों की डलियाँ मत लेना। जिसने फूलों की डलियाँ ली, समझो उनके चंगुल में फंसकर लुट गया। हर व्यक्ति परेशान होकर जाता है। बहन जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। शिकायत जो नहीं करते, इसीलिए इनके हौसले बढ़े हुए हैं। जिया, क्या आपको डर नहीं लगता? कहीं भी भिड़ जाती हो, वो आपको धक्का दे देता या पलट कर थप्पड़ मार देता तो? कल भी वो गाइड बना लड़का ऐसी ऐसी अंधेरी गलियों में लेकर गया था कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। वहाँ जाकर जिद करने लगा कि भोजन और गाय के नाम पर चंदा दे दो, रसीद मिलेगी। अरे यहाँ हम दर्शन करने आए हैं, मंदिर का स्थापत्य और सौंदर्य देखने आए हैं। घूमने का कितना उत्साह था। सोचा था इस खुले प्रांगण में बैठकर शांति मिलेगी, पर यहाँ तो जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। जिया, शांत हो जाओ, आपका बीपी बढ़ जाएगा, मैं उन्हें समझा रही थी। पर मैडम, आप जैसी हिम्मती महिला मैंने जीवन में पहली बार देखी है। परिक्रमा करवाने वाला रिक्शा चालक पसीना पोंछते हुए बोला। चारों तरफ कस्बे जैसा माहौल था। चारों तरफ रिक्शे, बंदर, दुकानें, सब्जियां और फलों के ठेले लगे थे।
पर्वत नाम का एक पत्थर तक दिखाई नहीं दे रहा था। मनुष्यों की भीड़, उनके बसाए बाजार ने चारों तरफ अपना कलुषित व्यापार चला रखा था। मैं सोच रही थी, सुंदर प्राकृतिक परिवेश होगा, पेड़ लगे होंगे, ठंडी हवा चल रही होगी, शांति होगी। जिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या दुख के, या अपनी विवशता के, या उस पूरे माहौल को देखकर। शाम को जब हम होटल पहुंचे तो रात के 10 बज चुके थे। मंदिरों के दर्शन करते हुए, अपने मोबाइल और बैग बचाते हुए हम अपनी सफल और सुखद यात्रा के लिए उसी परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे, जिस परमात्मा के नाम पर यहाँ ठगी, व्यापार, लूट खसोट, वीआईपी दर्शन के नाम पर काले पीले रंग अपने चेहरे पर पोते, आम लोगों को धक्का देते, गालियाँ बकते दलाल अपना गोरख धंधा चला रहे थे। यहाँ आकर सारी श्रद्धा और भक्ति की भावना तिरोहित हो जाती है। लेकिन घर में जब पूजा करते हैं तो ईश्वर कितना पवित्र, कितना बड़ा, कितना महान, कितना सर्वव्यापी और अपना लगता है। लगता है उसके लिए सब कुछ त्याग दो, उसी के चरणों में जीवन समर्पित कर दो। उसकी सर्वसत्ता के सामने अपना अस्तित्व कितना लघु लगने लगता है। जिया रह रहकर अपना संताप व्यक्त कर रही थी। उनको पहली बार मैंने इतना दुखी और निराश देखा था। जिया, एक बात कहें, आपने एक और मंदिर में पुलिस वालों से बहस की थी। किस बात पर? गंदगी पर। क्या गलत कहा था? कितनी गर्मी थी, पर पंखे तक नहीं लगे थे। चारों तरफ कीचड़ था, पानी भरा था, कचरे के ढेर लगे थे और लोग पानी की बोतलें वहीं फेंक रहे थे। गायें कचरा खा रही थीं, दुर्गंध के कारण सांस नहीं ले पा रहे थे। और पैसा कितना आता है चढ़ावे में? कहाँ जाता है वो पैसा? क्या हुआ, सुधार हुआ? आपने तो नगर निगम को भी शिकायत की थी और वहाँ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, फोटो भेजे थे। सब एक जैसे हैं, लेकिन ये व्यवस्था स्थानीय लोगों को देखना चाहिए। आत्मा अनुशासन वाली बात है। हम स्वयं कुछ करेंगे तो दूसरों पर भी असर पड़ेगा। जिया जैसे स्वयं से बोल रही थी। जिया, आप कहाँ कहाँ लड़ोगी, कहाँ कहाँ विरोध करोगी? जहाँ जहाँ मुझे ये सब दिखाई देगा। जानती हूँ अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है, लेकिन कोई तो है जो इन सबको नापसंद करता है, विरोध करता है। जिया, क्या दोबारा आओगी? क्यों नहीं आऊँगी, बार बार आऊँगी। जिया अपना बैग लगा रही थी। उनके हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। चेहरे पर थकान थी, इसके बावजूद वे मन ही मन कुछ गुनगुना रही थी। थोड़ी देर बाद वे नाश्ते के बारे में बात कर रही थी। सुबह 5 बजे हम लोगों को निकलना था। मैंने देखा वे मुझसे पहले तैयार हो गई थीं। उनका व्यायाम प्राणायाम हो चुका था। वे शास्त्रीय संगीत सुनते हुए अपना काम चुपचाप करती जा रही थीं। खिड़की के पर्दे हटा दिए थे। बाहर का खूबसूरत गार्डन नज़र आ रहा था। चारों तरफ हरी घास बिछी थी, फूल खिले थे। जिया, अब आगे का क्या प्रोग्राम है? आगे तुम चलोगी मेरे साथ? डर तो नहीं गई? आप ले चलेंगी तो ज़रूर चलूँगी, पर आप ऐसे रिस्क मत लिया करो। आप क्या, यानी मैं चुपचाप रहूं, किसी से बहस ना करूं, किसी बात का विरोध ना करूं, यही चाहती हो तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूं, बस आपकी हेल्थ की चिंता रहती है मुझे। मैंने देखा जिया लाल रंग का छीट का कुर्ता, सफ़ेद रंग का प्लाजो और सिर पर हैट लगाकर तैयार खड़ी थी। मैं उनकी ड्रेस, उनका चेहरा और उनकी मुस्कान देखे जा रही थी। समय के साथ जिया ने अपने आप को कितना बदल लिया था, या समय ने जिया को बदल दिया था? सोचते हुए मैं अपने आप को उनके साथ अगली यात्रा पर जाने का निश्चय कर रही थी। और उनकी अगली यात्रा थी उनके अपने जन्म स्थान, अपने गांव की, जहां वे कुछ नया करने के लिए जाने वाली थीं। वो नया क्या है, इस बात की उत्सुकता मेरे भीतर बढ़ती जा रही थी। साथ ही मेरा मन बेचैन हो रहा था जिया को और ज़्यादा जानने का, क्योंकि इस यात्रा के दरमियान मुझे हर पल लगता रहा है कि मैं अपनी जिया को अभी तक 1% भी नहीं जान पाई हूँ। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्मिला शिरीष की लिखी हुई एक सशक्त कहानी, मैं उन्हें नहीं जानती। उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।